ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। डिसोल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा था एंड उसमें एग्जाम्पल 17 आज मुझे करवाना है। ये एग्जाम्पल 17 की इमेज मैंने क्वेश्चन में डाल दी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, नॉर्मल बेसिक सा, मैं ये थोड़ी न्यू पॉइंट्स है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है शो द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब एक यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल हम अकाउंट्स बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज का पूरा, फिर दूसरे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे बैंक अकाउंट, एंड फिर आज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बना दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के नीचे, वो आप दूसरे पेज पे बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। हम जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, स्टेप 1 हमारा सबसे इजी स्टेप होता है। जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड्स पे एक तरीके से आपको वैल्यूज वगैरह दी हुई है, उन सबको हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह में लिखेंगे। ठीक है, एंड रियलाइजेशन अकाउंट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि बैंक अकाउंट बनाओ, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो हमारा कैश बैलेंस है वो भी हमने बैंक बैलेंस में ही ट्रांसफर कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊंगा बैंक अकाउंट में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड जो बैंक बैलेंस है वो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ। तो बैंक बैलेंस है 8000। उसके बाद जो कैश है वो भी हम यहाँ पे ही डिपॉजिट कर रहे हैं, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा, क्योंकि दोनों अकाउंट हम साथ में कभी नहीं बनाते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू कैश बैलेंस, एंड जो कैश बैलेंस है शायद 5500 है, वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। बैंक अकाउंट में ही मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद जो भी एसेट्स हैं वो मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट पे लिखूंगा, एसेट साइड पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड 5000, सब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड अमाउंट मेरे को देखनी पड़ेगी एक बार, 5000। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इन ट्रेड के बाद है इन्वेस्टमेंट 10000, इन्वेस्टमेंट 10000। इन्वेस्टमेंट के बाद डेटर्स आपको दिया हुआ है 20000। अब ध्यान दो, डेटर्स में नीचे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है। तो डेटर्स की सबसे पहले तो ये आउटर कॉलम वाली अमाउंट कोई काम की नहीं है, मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इसमें हमारी अंदर वाली कॉलम जो ये 20,000 रुपीज है वो हमारे काम का है, एंड जो 2,000 रुपीज है वो हमारे काम का है। तो सबसे पहले तो डेटर्स में 20,000, मेरे को 20,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा एसेट साइड पे, एंड बाकी जो बच गया वो लाइबिलिटीज में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व या बैड डेट रिजर्व, वो भी इनर कॉलम में लिख देता हूँ मैं 2000। चलो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बैड डेट रिजर्व 2000। फिर डेटर भी हो गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी आपको दी हुई है 20,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपको दी हुई है 20,000, तो प्लांट एंड मशीनरी मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिख दिया। बिल्डिंग 15,000, देख के लिखने के मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्डिंग 15,000, 15,000 की बिल्डिंग, 20,000 की प्लांट एंड मशीनरी, अजीब है। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है गुडविल अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली गुडविल अकाउंट को हम क्या करते हैं, नॉर्मली गुडविल अकाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर इस चैप्टर में ऐसा नहीं होता है। इस चैप्टर में अगर ओल्ड गुडविल दिया हुआ है तो वो मैं इन नॉर्मल एसेट्स के साथ ही लिखूंगा, मतलब गुडविल को भी मैं एक नॉर्मल एसेट ही ट्रीट करूंगा। ठीक है, 5,000 रुपीज का ओल्ड गुडविल है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉरी 4,000 है, चलो 4,000 लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एंड एसेट साइड पे दिया हुआ है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि एसेट साइड पे दिया हुआ है। अब एसेट साइड पे दिया हुआ है तो हम पार्टनर्स में एक तरीके से डेबिट साइड पे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो ही पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, मतलब दो ही पार्टनर्स हैं। आपको भी पार्टनर्स कैपिटल में दो ही कॉलम बनाने। मैं एक कॉलम मिटा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर के फॉर्मेट्स जो इस फाइल में है वो भी सारे मिट जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का कॉलम रुपीस। ठीक है, उसके बाद बी का कॉलम एंड रुपीस।
फिर यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता, फिर सेम वही मैं यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ क्रेडिट साइड पे। ठीक है, एक कॉलम को इग्नोर करो, आपको एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना है। चलो एसेट साइड पे जो भी था वो हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है एंड पार्टनर्स का कैपिटल भी लिखना बाकी है। तो ए इज कैपिटल है 10,000, बी इज कैपिटल है 10,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000 10,000 एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीएनएल बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, एंड वो एसेट साइड पे दिया हुआ है आपको। अब एसेट साइड पे दिया हुआ है मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल में भी डेबिट करेंगे। इससे पहले मैं डेबिट करूं, पहले मैं ये देखूंगा कि इनका रेशियो कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, कहीं पे भी इनका रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो क्योंकि इनका रेशियो नहीं दिया हुआ है तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि इनका ओल्ड रेशियो 1:1 है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट बैलेंस एंड 3500 के दो पार्ट्स, 3500 अपॉन 2, 1750 1750। चलो ये भी हो गया। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स है 30,000। जो भी लाइबिलिटीज है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइबिलिटी साइड पे। यहाँ पे क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 था शायद, 30,000। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेएबल 8,000, बिल्स पेएबल 8,000। सारी लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे, एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, देख के लिखने के बाद से। उसके बाद आपको दिया हुआ है लोन बाय मिसेस ए एंड लोन बाय मिसेस बी। अब ध्यान दो, सबसे पहले मिस्टर ए अलग है, मिस्टर ए की मिसेस मतलब उसकी वाइफ जो है वो अलग है। मिस्टर ए हमारा पार्टनर है, उसने अगर लोन दिया है, या जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है लोन बाय बी, तो ये हमारा पार्टनर है। अगर ये हमें लोन देता है तो वो इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पर इनकी मिसेस अगर लोन देती है, ठीक है, जैसे मिसेस ए एंड मिसेस बी ने लोन दिया है, तो वो एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, मतलब मिसेस ए को हम एक थर्ड पार्टी समझेंगे एंड उनके लोन को हम एक नॉर्मल लोन समझेंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, मिसेस ए का 5,000 एंड मिसेस बी का 10,000। मिसेस ए लोन 5,000 एंड मिसेस बी लोन 10,000। ठीक है, नॉर्मल लोन ही कंसिडर करूंगा इसको मैं। फिर इसके बाद एक लोन बाय बी दिया हुआ है आपको कि बी ने मतलब पार्टनर ने भी लोन दिया, तो ये एक इंटरनल लायबिलिटी है, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ बीस लोन अकाउंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट, फॉर्मेट वगैरह मैं बना देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आगे करते हैं कंटिन्यू। बीस लोन अकाउंट मैंने बना दिया। बी ने लोन दिया है हमारे फर्म को एंड 5,000 रुपीज का लोन दिया। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड आउटर कॉलम में मैं यहाँ पे लिखूंगा 5,000। ठीक है, इसका देखेंगे कैसे क्या है पे करना है हमको, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, लोन बाय बी के बाद है जनरल रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व जो है ये पार्टनर्स में मैं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। मैं क्रेडिट साइड पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा बाय जनरल रिजर्व। चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितना है जनरल रिजर्व? 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इक्वल रेशियो, मतलब 5,000 उसमें से ए को मिलेगा एंड 5,000 उसमें से बी को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अब ध्यान दो, ये रिजर्व भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पार्टनर्स में, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो मैंने 9 नाम की लिस्ट आपको लिखाई थी, जो रिजर्व्स की मैंने लिस्ट आपको लिखवाई थी, उनमें ये भी एक नाम था। पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कि एसेट के लिए बनाया जाता है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाया जाता है।
और इस क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है 10,000 की, ठीक है। तो अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं। तो इसके लिए मैं इसको भी नॉर्मल लाइबिलिटी जैसे ही कंसिडर करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड 1,000 रुपीज इसका बैलेंस लिख देते हैं। आप एक्चुअल में आप देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ अगर, तो ये मैंने क्रेडिट किया। अब सपोज करो अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसमें क्रेडिट साइड पे इंक्लूडेड है ही, जिसको हम पार्टनर्स में एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ही। तो एक्चुअल में हो वही रहा है, पर अलग तरीके से हो रहा है। नॉर्मली मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे, अब नहीं लिख सकते इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस ए, मिसेस बी, बी का लोन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ए का कैपिटल 10,000, बी का कैपिटल 10,000, मतलब एसेट साइड पे जो भी आपको दिया हुआ है वो हम कहीं ना कहीं पे लिख चुके हैं, ठीक है। मतलब हो गया, ये पॉइंट हो गई हमारी। फिर एडजस्टमेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए, मतलब ए ने बोला कि मैं मेरी मिसेस ए का जो लोन है वो मैं पे कर दूंगा, एंड टुक स्टॉक एंड ट्रेड एट 4,000। ओके, मतलब ए ने ये डिसाइड किया कि वो मिसेस ए का लोन पे करेगा एंड स्टॉक जो है वो 4,000 रुपीज में लेके जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो लाइबिलिटीज जो पे होती हैं, मेरे को थोड़ा और स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉलम्स बना देता हूँ, मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए। ओके, तो जो लाइबिलिटीज पे होती है नॉर्मली, वो यहाँ पे मैं टू बैंक के नीचे लिखता हूँ पे करने के। पर अभी यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो जो पार्टनर है मिस्टर ए है वो पे कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज कैपिटल अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा मिसेस ए लोन। अब इसने बोला कि ये लोन पे करेगा, तो ये लोन पे करेगा। तो उसकी जो अमाउंट थी, चलो वो अभी टेक्स्ट बुक में देखने की जरूरत नहीं है, सब मैंने लिख ही लिया है। 5,000 थी मिसेस ए की लोन की अमाउंट, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,000। एंड यहाँ पे हुआ रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल में मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ मिसेस ए लोन, ठीक है। मिसेस ए का जो लोन है 5,000 रुपीज वो मिस्टर ए पे करने वाला है, तो उसके अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब ये भाई स्टॉक लेके भी जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक, बाय बैंक लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंड ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसेट्स रियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। ये भाई हमने जो एसेट्स बेचे। अच्छा, अब यहाँ पे जो एसेट है वो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। वो एसेट जो है वो मिस्टर ए लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा स्टॉक टेकन ओवर, एंड ये स्टॉक 4,000 रुपीज में लेके जा रहा है। अब आप देख रहे हो कि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि स्टॉक था कितने का, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस से मेरे को कोई मतलब नहीं है। कितना हमने प्रॉफिट कमाया, कितना हमारा लॉस हुआ, वो अपने आप लास्ट में कैलकुलेट होगा, फिलहाल उससे मेरा कोई मतलब नहीं। इसका दूसरा इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे डेबिट साइड पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टॉक, ठीक है, कि स्टॉक जो है वो मिस्टर ए लेके गया 4,000 रुपीज में। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। जो की वर्ड है वो है हाफ द इन्वेस्टमेंट, पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके गया है, वो आधी इन्वेस्टमेंट लेके गया है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट जो थी वो कितने की थी भाई, 10,000 रुपीज की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट टुक ओवर या टेकन ओवर, एंड हाफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। मतलब
10,000 की इन्वेस्टमेंट एंड उस पर आधी इन्वेस्टमेंट मतलब 5,000 की इन्वेस्टमेंट, 5,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट ये लेके गया है एंड उस पर 10% डिस्काउंट। तो 5,000 का 10% होता है 500। तो 5,000 में से 500 में माइनस कर दूंगा तो आउटर कॉलम में आएगा 4,500। मतलब 5,000 की इन्वेस्टमेंट 4,500 रुपीज में ये लेके गया। ये 4,500 यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ है क्रेडिट, बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। मैं यहाँ पे वापस से लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट एंड डी के अकाउंट में मैं जाके लिखूंगा 4,500। अब बाकी की इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ वो भी देख ही लेते हैं। ये रहा फिफ्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट 4,500, मतलब बाकी की इन्वेस्टमेंट के भी पैसे हमें मिले 4,500। तो ये मैं जाऊंगा बैंक वाले हेडिंग में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,500, ठीक है। इसका जो टोटल वगैरह है वो मैं लास्ट में करूंगा, पहले मैं एंट्रीज लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेटर्स रियलाइज्ड 19,000। तो ये डेटर्स जो हैं 20,000 लेने थे पर उन्होंने अभी 19,000 दिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटर्स 19,000 इनर कॉलम में। ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल were due after 1 month but they were paid immediately at a discount of 6% per annum। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स को एंड बिल्स पेबल को 1 महीने के बाद पेमेंट करनी थी, मतलब 1 मंथ के बाद पेमेंट करनी थी, पर अभी उनको हमने अभी जस्ट पेमेंट कर दी है, ठीक है। एंड उन्होंने हमको 6% पर एनम के बेसिस पे 6% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक मिस्टेक क्या हो जाती है स्टूडेंट्स की, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये रहा, क्रेडिटर्स है 30,000, बिल्स पेबल है 8,000। स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, कितना परसेंटेज डिस्काउंट है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं 6% डिस्काउंट है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मिस्टेक है, ये नहीं करना है। तो भाई 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये होता है 1,800। तो फिर डायरेक्टली 30,000 में से 1,800 माइनस कर देते हैं कि भाई हम 28,200 पे करेंगे। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमको इनको अगले महीने पेमेंट करनी थी और हमने 1 महीने पहले पेमेंट कर दी, तो हमको 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा, 12 महीने का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो 6% डिस्काउंट है ये पर एनम है। ये जो डिस्काउंट ऑफ 6% है वो पर एनम है, मतलब पूरे साल का 12 महीने का 6% है। हमको कितने महीने का चाहिए, 1 महीने का, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन चलो एज अ वर्किंग नोट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये भी लिख ही लेना, ठीक है। वर्किंग नोट यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑफ 1 मंथ एट 6% पर एनम, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ठीक है। 1/12 क्योंकि 1 महीने का चाहिए, तो नीचे कैलकुलेशन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो इसका आंसर आ रहा है 150 रुपीज, मतलब हमें टोटल 150 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट की जो अमाउंट है ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है। ये प्रॉफिट है अपना, ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा कि हमने कितनी पेमेंट की। तो 30,000 में से 150 रुपीज हमने पे नहीं की, तो बाकी जो हमने पे की है मतलब 30,000 माइनस 150, बाकी जो हम पे कर रहे हैं 29,850, ये 29,850 के इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट में, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड 29,850 रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पे भी सेम वही अमाउंट 6% पर एनम। यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेबल 8,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 1/12। हमको 1 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल्स टू 8,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। तो इसका 40 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। ये 40 रुपए का डिस्काउंट कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा,
ठीक है, एंड हम इसको कितना पे करेंगे वो रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब 8000 में से 40 रुपए हम नहीं पे करेंगे, तो बाकी 8000 में से 40 गए तो 7960 रुपीज हम पे करेंगे। इसके इफेक्ट्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्स पेबल, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 7960 रुपीज बैंक के कॉलम में। बहुत बेसिक सा फंडा है इस चैप्टर का। 4 स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एसेट्स को आप डेबिट करते हो, लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट करते हो। फिर जब एसेट को पे करते हैं तो बैंक अकाउंट यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, एंड यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, बस ये मेन मेन पॉइंट आपको ये याद रहनी चाहिए। चलो ये भी एंट्री हो गई। फिर लिखा हुआ है प्लांट्स रियलाइज्ड 25,000, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लांट 25,000। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग 40,000, बिल्डिंग के 40,000 मिले, 40,000। उसके बाद गुडविल के भी 6,000 मिल गए। ठीक है, ये भी अच्छा है। गुडविल 6,000 रुपीज गुडविल के भी मिले। फिर क्या लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 4,500, वो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। फिर लिखा हुआ है सिक्स्थ एडजस्टमेंट में there was an old typewriter in the firm which had been written off completely from the books। मतलब एक टाइपराइटर था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, आप ऐसे समझ सकते हो, या जिसकी वैल्यू 0 हो गई थी डेप्रिसिएशन माइनस कर करके, पर अभी हमने उसको बेचा तो 300 रुपए मिलने वाले हैं। पर ये जो मिस्टर बी है लिखा हुआ इट वॉज टेकन बाय मिस्टर बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। मतलब मिस्टर बी जो है उसने बोला चलो ये टाइपराइटर मैं 300 रुपए में लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा टाइपराइटर, टेकन ओवर। अच्छा, इसका पहले वाला इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक टाइप का अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो ये जो 2 एसेट्स में हम लिखते हैं यहाँ पे उसमें ये नहीं आएगा। और 300 रुपए का है तो यहाँ पे हुआ क्रेडिट, एंड बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये होगा डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे मैं गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा टाइपराइटर। 300 रुपए मिस्टर बी लेके गए। चलो ये भी एडजस्टमेंट हो गई। फिर लास्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई आपको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1,000 रुपीज। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज थे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे ही लिखते हैं। यहाँ पे लिखूंगा 2 बैंक अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एंड कितने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए, 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज यहाँ पे होगा डेबिट, तो बाकी बैंक अकाउंट में होगा क्रेडिट। बैंक अकाउंट पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,000, एंड मैं पर्टिकुलर्स में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। चलो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारी कवर कर ली है। अभी ये मैं देखूंगा कि किसके बारे में क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले बेड डेट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका हम कुछ नहीं करते। मिसेस ए का लोन जो है वो तो मिस्टर ए ने पे किया है, उसके इफेक्ट हो चुके हैं। मिस्टर बी की कोई ठिकाना नहीं है, मिस्टर बी का कुछ बताया हुआ नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि 10,000 देने थे, 10,000 दिए हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिसेस बी लोन, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका कुछ नहीं करेंगे। बिल्स पेएबल सन्डे क्रेडिटर्स हो चुका है। अच्छा, एसेट साइड पे स्टॉक एंड ट्रेड हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डेटर्स हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो चुका है, बिल्डिंग भी हो चुका है, गुडविल भी हो चुका है, तो इस साइड भी कुछ नहीं बचा है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट रह के सिर्फ एक पॉइंट रह गई, मिस्टर बी का लोन। क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि मिस्टर बी को 5,000 रुपीज हमको पे करने थे, वो 5,000 रुपीज हम पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 बैंक अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,000। इसको टैली कर देते हैं, यहाँ पे दोनों साइड पे मैं लिख देता हूँ 5,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,000, एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,000, एंड पर्टिकुलर्स में लिख देते हैं 2 बीज लोन अकाउंट। चलो ये भी हो गया।
उसके बाद टैली करना स्टार्ट करते हैं। चलो टैली इसको करना स्टार्ट करते हैं अपने अभी। तो पहले तो 5,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000। ठीक है, तो इसका 74,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद ये 2,000, फिर 30,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000। चलो इसका 56,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद बैंक का टोटल कर लेते हैं। तो 29,850 प्लस 7,960 प्लस 10,000, तो इसका आ रहा है 47,810। इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे हुआ, बैंक यहाँ पे हुआ रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट, तो बाकी पार्टनर बैंक अकाउंट में होगा क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ लाइबिलिटीज पेड, एंड अमाउंट में कितनी अमाउंट है 47,810, 47,810। चलो ये भी लिख दी मैंने। उसके बाद एसेट साइड पे सब एसेट्स को बेच के कितने पैसे मिले, चलो वो भी देख लेते हैं। तो 4,500 इन्वेस्टमेंट के, 19,000 डेटर्स के, 25,000 प्लांट के, 40,000 बिल्डिंग के मिले हैं, एंड 6,000 रुपीज गुडविल के भी मिल गए। चलो ये भी अच्छी बात है। तो 94,500 यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट में होगा डेबिट 94,500। परफेक्ट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एसेट्स रियलाइज्ड, या नीचे लिख देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मिस्टर ए लोन अकाउंट, बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, स्टॉक टेकन ओवर, बीस कैपिटल, ये सब हो चुका है। अब टोटल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 159, मतलब 1,59,300। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि किस साइड का टोटल बढ़ा है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है, तो बाकी डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा है। तो 1,59,300 में से डेबिट साइड का टोटल 1,27,810 ये माइनस करेंगे, तो 31,490 ये आ रहा है बैलेंस। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो और रेशियो इनका इक्वल है। ठीक है, रेशियो इनका इक्वल है, तो इसके दो टुकड़े होंगे इक्वली। मतलब 31,490 को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ। 31,490 डिवाइड बाय 2, तो 15,745 ए को मिलेगा, वही 15,745 बी को मिलेगा। यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट 15,745 सी का तो है ही नहीं अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करना, बैलेंस करना। अच्छा, इतना बड़ा कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, आधे पेज का बनाना, आधे पेज का बैंक अकाउंट बनाना। ठीक है, मेरा क्यों बड़ा बन गया, क्योंकि ये कनेक्टेड है। इसमें मैं एक्सेल फाइल में यहाँ पे अगर थोड़ी रोज ऐड करूंगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। चलो पहले ठीक है, अब इनका जो बैलेंस है वो मैं माइनस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, नॉर्मली मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 बैलेंस ई एफ, पर अब बिजनेस बंद हो रहा है हमारा, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो ठीक है यहाँ पे बैलेंस सी एफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अपने लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में मैं लिखूंगा फाइनल पेमेंट। स्टार्ट करते हैं। चलो अब
35,745 में से 5750 माइनस, तो इसका आ रहा है 2,995, ये इसका बैलेंस है 2,995। अच्छा, 30,745 में से 6,550 माइनस करेंगे तो बाकी इसका बैलेंस आ रहा है 24,195। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, तो बैंक अकाउंट में होगा क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा फाइनल पेमेंट। आपकी टेक्स्ट बुक में अलग अलग करके लिखते हैं, मैं एक साथ लिखता हूँ पहले, फिर प्लस करके लिखता हूँ, जैसे आपको जैसे सही लगे। ठीक है, ए को पे करना है 2,995 और बी को जो है वो पे करना है 24,195। इसका टोटल आउटर कॉलम में आएगा, मतलब टोटल इतना पे करना है, तो 2,995 प्लस 24,195, इसका टोटल आ रहा है 54,190। इसके बाद और कुछ नहीं बचता है, मतलब अभी बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 1,08,000। अब मैं डेबिट साइड का टोटल चेक करता हूँ। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,08,000। परफेक्ट, ठीक है, मतलब सम सॉल्व हो गया हमारा। अब मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग वीडियो ऐप से देख रहे हैं वो लोग पॉज कर करके लिख लें। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन ये रहा, उसके बाद ये रहे वर्किंग नोट्स, डिस्काउंट के वर्किंग नोट्स है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6% पर एनम था, तो 1 महीने का ही डिस्काउंट मिलेगा। फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट, पॉज करके लिखते जाओ, धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, स्क्रॉल करते जाता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद बैंक अकाउंट आधे पेज का। फिर ये है अपना बीज लोन अकाउंट, छोटा सा ही बनाना, वर्किंग नोट्स टाइप में। ठीक है, एंड ये अपना सम कंप्लीट हो गया।